गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग महेश। गुड मॉर्निंग रवि। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चे, क्लास बीच में बंद थी, ठीक है। और हो सकता है कि आज आपकी क्लास होगी, कल होगी, और मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे एक दो दिन क्लास बीच में और बंद रहे, फिर इसके बाद रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में बच्चे हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। वेरी गुड मॉर्निंग श्याम। तो लास्ट क्लास में बच्चे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ये था आपका कार एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता चुका था। और मैं आपको बता चुका था कि कूलिंग लोड की कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो किस तरह से करते हैं। ठीक है, वही मैंने आपको बताया था शायद इसमें, कि गाड़ियों में जो होता है, जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर। ठीक है, किस तरह से जो ग्लास होता है और किस तरह से विंड्स डिस्प्लेसमेंट लो लगता है, ये सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। चलिए, तो यहाँ तक एक बार मुझे बताइएगा कि हमने पिछली क्लास में जो भी टॉपिक डिस्कस किए थे वो सारे आपके क्लियर हैं या उसमें कोई आपका डाउट है। वेरी गुड मॉर्निंग शुभम। चलिए ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, और फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो कार एयर कंडीशनिंग आपका आज लगेगी क्लास, और सैटरडे जो क्लास लगेगी इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये पूरा हो जाएगा। फिर आने वाले टाइम में जो भी होगा आपका। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे कंप्रेसर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन डिवाइस और कंडेंसर, ये चार चीज पहले कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मेजर पार्ट आपका यही है। फिर आपकी बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक क्लास, दो दो क्लास में ये लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे जो लगता है आपका अभी लगभग चार टॉपिक ये हो गए, तो मैक्सिमम अगर इसके लिए हम काउंट करें तो चार टॉपिक के लिए अगर 8 क्लास भी हम लगाते हैं डेढ़ डेढ़ घंटे की, तो 8 और 4 12, 12 घंटे में तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और 12 घंटे में आपका जो रिमेनिंग है वो, ठीक है, तो लगभग अभी से लगभग 24 से 30 घंटे के बीच में। ठीक है, 24 से 30 घंटे के बीच में आपका सारा सिलेबस अब कंप्लीट हो जाएगा। 24 to 30 आवर्स सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो क्लास अभी ये है ऑलरेडी 45 आवर्स प्लस आपका हो चुका है कंप्लीट। और अगर मैं आज की क्लास की ही बात करता हूँ, ये आपकी 38th, ठीक है, 38वीं क्लास है आपकी। हम्म। तो 24 से लेकर 30 घंटे में आपका आरएसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका अप्रैल और मई, ठीक है, कुछ क्लासेस अप्रैल में लगेंगी और कुछ मई में लगाएंगे, तो इसे पूरा फिनिश कर लेंगे। ठीक है ललित, अगर सिलेबस की बात करेंगे तो आपका ये मुझे जो लग रहा है, ठीक है, मई तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा, सारी चीजें बिल्कुल एकदम कवर हो जाएंगी। चलिए और बताइएगा, तो मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट। चलिए वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर कार एयर कंडीशनिंग। तो कार एयर कंडीशनिंग में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की चर्चा हम लोग कर रहे थे, और इसमें मैंने आपको विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताया था। ठीक है, बेसिक क्या होता है हीट ट्रांसफर का वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये सारा डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो विंड्स लॉ डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये लैम्डा टी कांस्टेंट रहता है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करती है तो तापमान जो होता है ये डिक्रीज करता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन दोनों के बीच में देखने को मिलता है।
चलिए, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चे बात करते हैं फिर एयर कंडीशनिंग की। कार एयर कंडीशनिंग की स्पेशली हम बात करें यहाँ पर। तो एयर कंडीशनिंग का सिंपल जो मीनिंग होता है, जो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, सेम यहाँ पर भी वही कहानी रहती है। एयर कंडीशनिंग हम बेसिकली करते हैं, अगर आप समर में यूज करते हैं जनरली, विंटर में तो कोई क्या ही यूज करेगा, क्योंकि अननेसेसरीली वेस्टेज होता है हमारा, ठीक है, बिना किसी वजह के खर्चा बढ़ता है, और इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी के पास है नहीं कि आप विंटर के टाइम में भी एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करें। तो समर में ही जनरली यूज करते हैं, और समर में जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो दो चीजों को लेकर आती है। एक तो तापमान बहुत अधिक होता है, टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, और सेकेंडली हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये होती है ह्यूमिडिटी को लेकर। तो एयर कंडीशनिंग बेसिकली हम कर रहे हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि डीह्यूमिडिफिकेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो भी देखा है सेम कहानी यहाँ पर भी चलेगी आपकी, ठीक है। तो देखिएगा एयर कंडीशनिंग, ठीक है, स्पेशली कार एयर कंडीशनिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इन एन ऑटोमोबाइल द एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेस, ठीक है। तो तीन प्रोसेस होती हैं, तीन मेन प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हीटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हीट पंप, ठीक है, एयर कंडीशनिंग में हीटिंग भी आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ कूलिंग की हम बात करते हैं, हम लोग विंटर एयर कंडीशनिंग की भी बात करते हैं, लेकिन उसे इतना हम फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार फिर भी जान लेते हैं कि अगर हीटिंग की हम बात करते हैं तो ये हीट का सोर्स क्या रहता है। तो बच्चे, कभी आप गाड़ी में बैठे होंगे, आपने देखा भी होगा और इस चीज को किया भी होगा। तो हीटिंग अगर बेसिकली करनी होती है तो इसके लिए आपको हीट की जरूरत पड़ेगी। तो गाड़ियों में जो हीट निकलती है, हम सभी जानते हैं कि जो इंजन रखा होता है, इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी का सर्कुलेशन होता रहता है, कूलेंट हम भरते हैं, ठीक है। तो ये सभी सोर्स हमारे लिए किसका काम करते हैं, हीट देने का काम करते हैं, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है हमारा, कूलेंट होता है, रेडिएटर में पानी होता है, ठीक है, इंजन की गर्मी होती है। तो इस हीट का, इस उष्मा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एज ए हीट सोर्स, अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं। द हीट नीडेड टू वार्म द ऑटोमोबाइल is derived from the engine coolant or circulating warm water after passing through a heating coil, ठीक है। जो गाड़ियों में हीट निकल रही होती है, जो कूलेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, जो रेडिएटर में पानी होता है, इन सभी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं हीट सोर्स के लिए गाड़ियों में। लेकिन जनरली हीटिंग की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। हम जो फोकस करते हैं वो कूलिंग पर ज्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन एयर कंडीशनिंग में याद रखिएगा कि हीटिंग और कूलिंग दोनों ही आती है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ कूलिंग की बात करते हैं। एयर कंडीशनर मीनिंग क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एयर की कंडीशनिंग करना, एयर की क्वालिटी चेंज करना, ठीक है। एयर को ह्यूमन कंफर्ट जोन में लेकर आना, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ठंडी हवा है तो इसे हम गर्म करेंगे, और अगर बहुत ज्यादा गर्म हवा है तो इसे हम ठंडा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही चीजें कवर होती हैं। एक ऑटोमोबाइल में एयर कंडीशनिंग सिस्टम में तीन मुख्य प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सबसे पहला, अगर हीटिंग की हम बात करें तो ऑटोमोबाइल को गर्म करने के लिए आवश्यक गर्मी इंजन कूलेंट या हीटिंग कोयल से गुजरने के बाद गर्म पानी के प्रवाह से प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा हमारा जो मेन होता है वो हमारा आता है इसमें, जो हम सभी लोग जानते हैं, कूलिंग का, ठीक है। कूलिंग के लिए इससे पहले हमने जो प्रोसेस पढ़ी है सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगी, यानी कि कूलिंग के लिए हम कंप्रेसर का इस्तेमाल करेंगे, कूलिंग के लिए इवेपोरेटर का इस्तेमाल होगा, कूलिंग के लिए कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। जो सभी चीजें एक नॉर्मल कूलिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं वही यहाँ पर भी यूज की जाती हैं, ठीक है। ये सभी चीज यहाँ पर भी बिल्कुल यूज की जाएंगे, ठीक है। हम इवेपोरेटर की बात करेंगे, एक्सपेंशन डिवाइसेस की बात करेंगे, हम यहाँ पर कंडेंसर की बात करेंगे, हम यहाँ पर कंप्रेसर की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो कंप्रेसर चलता है, ठीक है, इंजन से ही कनेक्टेड रहता है, एक बेल्ट के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है इंजन से ही, ठीक है। तो जो इंजन की स्पीड होगी वही जनरली कंप्रेसर की भी स्पीड हो जाती है। चलिए देखिएगा। तो नेक्स्ट बच्चे, अगर हम कूलिंग की बात करें, फॉर प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट for producing cooling effect an evaporator coil
ऑपरेटेड बाय ए रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इज प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है, यहाँ पर एक इवेपोरेटर कोयल होगी और वो अंदर की तरफ लगी होगी। ठीक है, जैसा कि हमने इससे पहले कमरों में देखा है कि इवेपोरेटर की कोयल जो होती है रूम के इनसाइड होती है। ठीक है, और कंडेंसर जो होता है वो गर्मी को बाहर फेंकता है। तो यहाँ पर भी एक कूलिंग कोयल होगी, एक इवेपोरेटर कोयल होती है जो कि अंदर की तरफ लगी होती है। कूलिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम द्वारा संचालित इवेपोरेटर कोयल को ऑटोमोबाइल के चैम्बर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, द एयर टू बी सर्कुलेटेड इनसाइड द पैसेंजर कंपार्टमेंट इज कूल्ड बाय द इवेपोरेटर कोयल। ठीक है, जो अंदर की तरफ हवा आती है उसे इवेपोरेटर कोयल से हम ठंडा कर लेते हैं। सेम वही कंसेप्ट है जो इससे पहले हमने जितने भी एसी में पढ़ा है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी इस्तेमाल होगी। ठीक है, हवा आएगी, इवेपोरेटर कोयल से गुजरेगी, हवा ठंडी हो जाएगी और हमें कंफर्ट फील होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, कूलिंग का इससे पहले जितनी भी प्रोसेस हमने पढ़ी है ठंडा करने के लिए, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, यात्री डिब्बे के अंदर परिचालित की जाने वाली हवा को इवेपोरेटर कोयल द्वारा ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी इवेपोरेटर कोयल होगी। अगर आपसे पूछता है कि यह इवेपोरेटर कोयल किधर लगी होती है, तो गाड़ियों में अंदर की तरफ लगी होती है इवेपोरेटर कोयल। देखो एक बार यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है, इससे पहले जो हम देख रहे थे सेम कहानी वही चल रही है। ठीक है, तो कूलिंग करने से हो गया तापमान कम। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम आती है निकलकर वो होती है डिह्यूमिडिफिकेशन की, क्योंकि आर्द्रता ज्यादा होती है, हमें यहाँ पर आर्द्रता को भी कम करना होगा। तो डिह्यूमिडिफिकेशन यहाँ पर भी बिल्कुल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिह्यूमिडिफिकेशन। व्हेन ड्राइविंग इन ह्यूमिड ऑब्लिक रेनी कंडीशन द एसी एक्ट्स एज ए डिह्यूमिडिफायर टू एलिमिनेट विंड चिल ऑब्लिक विंडो फॉगिंग्स दैट अकर्स ड्यू टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। फॉगिंग अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड द कार। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिह्यूमिडिफिकेशन की बात करते हैं। अगर हवा में बहुत ज्यादा नमी है, बहुत ज्यादा आर्द्रता है, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसे कम करने की बात करता है। साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम आती है, तापमान में अंतर होने के कारण, अगर बाहर का तापमान और अंदर का तापमान बहुत ज्यादा अंतर है, तो कभी कभी क्या होता है, ठीक है, जो विंडो होती है, ठीक है, जो विंडशील्ड होती है, इस पर कभी कभी फॉग टाइप का जम जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा थोड़ा सा फॉग, जिसे कोहरा बोल लेते हैं। ठीक है, तो इसे हटाने का भी ये काम करता है। नमी ऑब्लिक बरसात की स्थिति में ड्राइविंग करते समय एसी हवा की नमी सामग्री के कारण होने वाली विंडशील्ड ऑब्लिक खिड़कियों को, फॉगिंग को खत्म करने के लिए एक डिह्यूमिडिफायर के रूप में कार्य करता है। फॉगिंग कार के अंदर और बाहर के तापमान के अंतर के कारण होती है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिह्यूमिडिफायर। ठीक है, तो दो चीजें हमें यहाँ पर कंट्रोल करनी है। तापमान अगर ज्यादा है तो तापमान को कम करने का काम करता है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी को कम करने का काम करता है, यानी कि एक डिह्यूमिडिफायर की तरह वर्क करता है। ठीक है, क्वेश्चन यही बनता है कि डिह्यूमिडिफिकेशन होता है या नहीं होता है, तो आप बोलोगे डिह्यूमिडिफिकेशन इसमें बिल्कुल होता है। चलिए फिर बच्चे वेंटिलेशन में आपको बता ही चुका हूं कि अगर हम लगातार किसी कमरे में हैं, ठीक है, कमरा बिल्कुल बंद है, ठीक है, और हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो कमरा होगा इसमें ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। सेम कहानी आपकी गाड़ियों में भी होती है। अगर आप लगातार इनहेल एक्सेल करते रहोगे तो एक टाइम बाद गाड़ियों में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन हम सभी लोग समझते हैं कि फ्रेश एयर को लेकर आना कहीं पर, ये कहलाता है वेंटिलेशन। ठीक है, चलिए, तो स्टेल एंड स्मोक फिल्ड एयर इन द कार इज अनहेल्दी। कार में बासी और धुएं से भरी हुई हवा अस्वास्थ्यकर होती है। ठीक है, लगातार हमने शीशे चढ़ा रखे हैं, ठीक है, और अपना मस्त अपना धुआंबाजी चल रही है। ठीक है, 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं, तो कम ही टाइम में गाड़ी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें
कुछ बाहर से हवा लानी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं फ्रेश एयर। ठीक है, फ्रेश एयर आपकी होगी जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है वेंटिलेशन की। ठीक है, तो वेंटिलेशन क्या है? कार में बासी और धुएं से भरी हवा अस्वास्थ्यकर होती है। अशुद्ध हवा को बदलने के लिए ताजी हवा को यात्री डिब्बे से गुजरने देना चाहिए। वेंटिलेशन नामक यह प्रक्रिया मूल रूप से दो प्रकार की होती है। स्टेल एंड स्मोक फिल्ड एयर इन द कार इज अनहेल्दी। फ्रेश एयर मस्ट बी अलाउड टू पास थ्रू द पैसेंजर कंपार्टमेंट टू रिप्लेस द impure एयर। दिस प्रोसेस कॉल्ड वेंटिलेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। यह प्रक्रिया जो होती है वेंटिलेशन की, यह है दो प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो एक आपका क्या है कि सिंपल भैया जो शीशे हैं उन्हें नीचे कर दो। एक आप क्या कर सकते हो, अगर आपको फ्रेश एयर को गाड़ी में लेकर आना है तो एक तो आप सिंपल क्या करोगे, शीशे उतार दो गाड़ी के, लेकिन उससे क्या होगा, जो कूलिंग इफेक्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म हवा एक साथ घुसेगी, सारी कूलिंग आपकी चली जाएगी। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, हम एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में, ठीक है, जो फ्रेश एयर है उसे ला सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी अनफ्रेश एयर है इसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, गाड़ी में आगे की तरफ जो डैशबोर्ड होता है उसी में ये सिस्टम लगा होता है। ठीक है, तो दो तरह के सिंबल बने होते हैं जब आप देखोगे, तो एक तो बना होता है इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि जो गाड़ी है इसकी हवा को ही क्या करते रहेंगे, लगातार इसमें सर्कुलेट करते रहेंगे। ठीक है, तो जो हवा है लगातार इसमें ही सर्कुलेट होती रहेगी। और एक बना होता है इस तरह से। ठीक है, यानी कि आगे से फ्रेश एयर गाड़ी में अंदर एंटर कर सकती है। ठीक है, दो तरह के साइन बने होते हैं, दो तरह के चिन्ह बने होते हैं, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो। एक होगा कि जो गाड़ी के अंदर की हवा है ये लगातार ही सर्कुलेट होती रहेगी। ठीक है, जिससे कूलिंग तो आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, जिससे आपको कंफर्ट तो ज्यादा फील होगा। अगर ज्यादा गर्मी है और हम इस तरह की सेटिंग कर लेते हैं तो लगातार वही हवा घूम रही है। ठीक है, और वो हवा पहले से ही ठंडी है तो एसी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अच्छा फील होगा, लेकिन उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो एक अनहेल्दी एयर होगी। दूसरा जो फ्रेश एयर हम बाहर से लेकर आएंगे, ठीक है, या कुछ परसेंट में होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछता है कि हॉस्पिटल में या मेट्रो वगैरह होती है, यहाँ पर कितना परसेंट फ्रेश एयर का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100% फ्रेश एयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपका जो विंडो एसी होता है, स्प्लिट एसी की अगर हम बात करें, कार एसी की बात करें, यहाँ पर 100% नहीं होता है। ठीक है, कुछ परसेंटेज हम रखते हैं फ्रेश एयर की और कुछ परसेंटेज हम रखते हैं जो अंदर की हवा ही सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, बिल्कुल 100% फ्रेश एयर का मतलब है कि मान लीजिए ये आपकी कूलिंग कोयल लगी हुई है। ठीक है, तो यहां से लगभग सारी हवा बाहर से आएगी। ठीक है, सारी हवा आपकी एटमोस्फेयर से आती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आपका कुछ फ्रैक्शन का, ठीक है, मान लिया आपका, मैं कहता हूं कि 75% हम रूम की हवा को सर्कुलेट कर लेते हैं और 25% हवा हम बाहर से लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपकी अलग हो जाती है। तो जनरली जो विंडो एसी होते हैं, आपकी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, छोटी गाड़ियां जो होती हैं, और आपका जो घर वगैरह में जो इस्तेमाल हम करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुछ हवा रूम की ही घुमाते रहेंगे और कुछ हवा हम बाहर से यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, 100% फ्रेश एयर की हम बात इसमें नहीं करते हैं। तो वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि लगातार हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो एक टाइम बाद क्या होगा, गाड़ी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस केस में हमें जरूरत पड़ती है वेंटिलेशन की। स्टेल एंड स्मोक फिल्ड एयर इन द कार इज अनहेल्दी। कार में बासी और धुएं से भरी हवा अस्वास्थ्यकर होती है। फ्रेश एयर मस्ट बी अलाउड टू पास थ्रू द पैसेंजर कंपार्टमेंट टू रिप्लेस द इम्प्योर एयर। ठीक है, अशुद्ध हवा को बदलने के लिए ताजी हवा को यात्री डिब्बे से गुजरने देना चाहिए। दिस प्रोसेस कॉल्ड वेंटिलेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन हम कर सकते हैं ये दो प्रकार से किया जा सकता है। एक मैं आपको बता चुका हूं कि अनकंट्रोल्ड एयर, यानी कि सीधा आप शीशे नीचे उतार दो और मस्त मजा लो फिर बाहर से गर्म गर्म हवा का। ठीक है, भयंकर गर्मी है,
मई या जून का महीना है, लू चल रही है, ठीक है, और शीशे उतार दो नीचे, लो भाई फ्रेश एयर लो जितनी लेनी है। तो पहला आपका इसमें है अनकंट्रोल्ड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन हम कर सकते हैं दो तरीके से, एक आपका इसमें होगा अनकंट्रोल्ड वेंटिलेशन और एक आपका इसमें होगा कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, ठीक है। वेंटिलेशन आपका दो तरीके से किया जा सकता है, एक आपका इसमें होगा अनकंट्रोल्ड वेंटिलेशन और एक आपका इसमें होगा कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। चलिए, अनकंट्रोल्ड वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको भी बताया, व्हेन द विंडोज आर केप्ट ओपन अनकंट्रोल्ड वेंटिलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। जब खिड़कियां खुली रहती हैं तो अनियंत्रित वायु संचार होता है। शीशे विसे नीचे उतार दो, खिड़की खोल दो, फ्रेश एयर अंदर आ गई, ठीक है। लेकिन ये कैसा होगा, अनकंट्रोल्ड होगा। अगर आप कूलिंग या हीटिंग की बात कर रहे हैं, मान लिया अगर गर्मी है और आपने खिड़कियां या शीशे खोल दिए तो गर्म हवा आ जाएगी, अगर सर्दी है तो ठंडी हवा आ जाएगी, तो ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। इसका कोई बेनिफिट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्रेश एयर तो आ गई, शुद्ध हवा तो आ गई है, लेकिन बाकी का जो इफेक्ट है वो चला जाता है, ठीक है। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा जो आपका होता है ये होता है कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, ठीक है। अब कंट्रोल्ड वेंटिलेशन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक आपका इसमें होता है रैम एयर सिस्टम, ठीक है, रैम वायु प्रणाली। ये क्या होता है कि बच्चे सामने की तरफ डक्ट और ग्रिल वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। तो इससे जब गाड़ी आपकी चलेगी तो फोर्सफुली एयर अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। तो व्हेन ए कार मूव्स फॉरवर्ड इट फोर्सेस और रैम एयर थ्रू द डक्ट इनटू द कार, ठीक है। जब कोई कार आगे बढ़ती है तो यह नलिकाओं के माध्यम से कार में हवा को बल देती है या घुमाती है, ठीक है। तो मान लिया सामने की तरफ आपके डक्ट वगैरह लगी हुई हैं और ये गाड़ी चल रही है, तो सामने से हवा आएगी और हवा इस डक्ट में एंटर कर जाती है और अंदर की तरफ हवा आ जाती है। तो ये आपका एक सिस्टम हो गया, ठीक है। द आउटसाइड एयर एंटर्स थ्रू ओपनिंग इन द फ्रंट ग्रिल और थ्रू लोवर्ड ओपनिंग नियर द बेस ऑफ द विंड स्क्रीन, ठीक है। रैम वायु प्रणाली, जब कोई कार आगे बढ़ती है तो यह नलिकाओं के माध्यम से कार में हवा को बल देती है या घुमाती है। बाहर की हवा सामने की ग्रिल में या विंड स्क्रीन के आधार के निकट लोअर वाले उद्घाटन के माध्यम से प्रवेश करती है, ठीक है। तो सामने जो डक्ट वगैरह लगी होंगी इससे गाड़ी में अंदर हवा प्रवेश कर जाती है। तो ये आपका होता है रैम एयर सिस्टम। दूसरा इसमें जो है ये आपका काफी इफेक्टिव है, इसे हम बोलते हैं पावर सिस्टम, ठीक है। तो असली कंट्रोल जो हम कर सकते हैं फ्रेश एयर का वो इससे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं ब्लोअर का, ठीक है। ब्लोअर बाहर से बिल्कुल कंट्रोल्ड क्वांटिटी में एयर को लेकर आता है। A blower is provided in the system. It ensures sufficient circulation of the outside air through the car. ठीक है। देखिए तीन चीजें होती हैं, आपने पढ़ा होगा, एक हमारा होता है पंप, एक हमारा होता है ब्लोअर और एक हमारा होता है फैन, ठीक है। तीन चीजें होती हैं बेसिकली, क्या क्या, पंप, ब्लोअर और फैन, ठीक है। इन तीनों को आप डिफ्रेंशिएट अगर करोगे, स्पेशली इसमें अगर हम फैन और ब्लोअर की अगर हम बात करें, देखिए पंखे के नीचे सभी लोग बैठे हुए हैं, सेम उसी पंखे की बात हो रही है। तो पंखे में होता क्या है, जो प्रेशर डिफरेंस होता है, यानी कि आगे की हवा है और जो पीछे की हवा है ये कम होता है और मास फ्लो रेट ज्यादा होता है। यानी कि जब आप पंखे के नीचे बैठे हो ना और पंखा चल रहा है तो बहुत तेज हवा आ रही है, ठीक है। हवा की वेलोसिटी कैसी है, बहुत तेज है। लेकिन आप कभी एसी के सामने अगर बैठे होंगे, गाड़ियों में अगर बैठे होंगे, तो इससे जो हवा निकल कर आती है ना, आपने फील करा होगा, ये बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर आप पूरी स्पीड पर भी इसे कर दोगे तो तब भी आप फील करोगे कि इतनी हवा नहीं होती जितनी पंखे की होती है। तो पंखे और ब्लोअर में क्या डिफरेंस होता है, पंखे में जो हवा निकल कर आती है उसकी गति बहुत ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, और ब्लोअर में कैसी होती है, मॉडरेट होती है, ठीक है। ये होता है बेसिक डिफरेंस। तो पावर सिस्टम में हम एक ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं जो बाहर से बिल्कुल कंट्रोल्ड क्वांटिटी में फ्रेश एयर को लेकर आता है। ए ब्लोअर इज प्रोवाइडेड इन द सिस्टम, सिस्टम में एक ब्लोअर प्रदान किया जाता है। इट एंश्योर सफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ आउटसाइड एयर थ्रू द कार, ठीक है। यह कार के अंदर
बाहरी हवा के पर्याप्त संचलन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, यह कार के अंदर बाहरी हवा के पर्याप्त संचलन को सुनिश्चित करता है। वेंटिलेशन की जरूरत के आधार पर ब्लोअर को विभिन्न गति से संचालित किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह की प्रणाली में आमतौर पर एक हीटर और अक्सर एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम शामिल होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेंटिलेशन नीड द ब्लोअर कैन बी ऑपरेटेड एट वेरियस स्पीड। सच ए सिस्टम नॉर्मली इंक्लूड्स ए हीटर एंड ऑफन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, स्पेशली वेंटिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो वेंटिलेशन आपका होता है फ्रेश एयर को अंदर लेकर आना। वेंटिलेशन हम कर सकते हैं दो प्रकार से। एक आपका होता है अनकंट्रोल्ड वेंटिलेशन, जिसमें आप शीशों को नीचे उतार दो। ठीक है, सीधे हवा अंदर आएगी, लेकिन ये आपका अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, नियंत्रण नहीं है कुछ भी, इतनी हवा एक साथ आएगी कि आप जो कूलिंग और हीटिंग की बात कर रहे हो ये पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका इसमें हो सकता है कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया। तो इसमें दो सिस्टम हो सकते हैं, एक आपका रैम सिस्टम है और आपके इसमें पावर सिस्टम है। ठीक है, रैम सिस्टम में क्या होता है, गाड़ी तेज वेलोसिटी से चल रही है, सामने की हवा आती है और डक्ट में एंटर करके वो अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। सेकंड, इसमें आपका पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में एक ब्लोअर लगा होगा जो बिल्कुल कंट्रोल्ड क्वांटिटी में बाहर से हवा लेकर आएगा और अंदर क्या करा देगा, सर्कुलेट करा देगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है, ये तरीका सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, पावर सिस्टम। और पावर सिस्टम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लोअर का। तो अगर आपसे पूछता है कि गाड़ी में जो हवा की वेलोसिटी है, हवा की जो गति है, वो कम या ज्यादा करनी है, तो फैन नहीं लगे होते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब हम विंडो एसी की बात कर रहे थे, स्प्लिट एसी की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी हम वर्ड यूज कर रहे थे ब्लोअर, क्योंकि ब्लोअर से जो हवा निकल कर आती है ना, उसकी गति बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है। अच्छा, दूसरा, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो उस केस में कूलिंग इफेक्ट भी प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि हवा अगर ज्यादा देर तक कूलिंग कोयल के कांटेक्ट में रहेगी तो ज्यादा ठंडी हो पाएगी और फिर ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, और अगर कम देर के लिए कांटेक्ट में रहेगी, यानी कि वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा है, तो उस केस में कूलिंग इफेक्ट पर भी थोड़ा सा इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। तो आपने देखा भी होगा, इवेपोरेटर कोयल के जो पीछे लगाते हैं, ठीक है, हमने हर जगह क्या लगाया है, ब्लोअर लगाया है। इसी तरह गाड़ियों में भी जो लगा होगा, ये आपका ब्लोअर लगा होता है। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन में आपको बता चुका हूं वेंटिलेशन क्या होता है। अगर हम बार बार सब कुछ बाहर से बिल्कुल भी फ्रेश एयर लेकर नहीं आ रहे हैं, या आप रूम को क्या कर दो, आपका जो कमरा है इसे भी एयर टाइट कर दो। ठीक है, और आप लगातार अंदर ही हवा इसके ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो एक टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि क्या होता है, आपके लिए खतरनाक होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेंटिलेशन करते हैं। वेंटिलेशन कर सकते हैं दो तरीके से, एक आपका इसमें हो गया अनकंट्रोल्ड वेंटिलेशन और एक आपका इसमें हो गया कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। अगर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन की बात करेंगे तो इसमें हमारे हो जाते हैं दो सिस्टम, एक आपका इसमें होता है रैम एयर सिस्टम और एक आपका इसमें होता है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में हम करते हैं इस्तेमाल ब्लोअर का, जो कि काफी इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो बच्चे अगर एक गाड़ी का एग्जांपल हम ले और गाड़ी में हम देखें कि किस तरह का एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी इसके हर एक पॉइंट को हमें आगे चलकर डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये फिगर है कार एयर कंडीशनिंग का। ये आपकी है कार एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो इसकी एक एक चीज को हमें ऑब्जर्व करना है और हमें देखना है यहाँ पर ये किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कार एयर कंडीशनिंग की हम बात करते हैं तो इसमें आपका कंप्रेसर भी होता है, इसमें आपका कंडेंसर भी लगा हुआ है, फिर आपका इसमें रिसीवर या ड्रायर भी लगा हुआ है, एक्सपेंशन की भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर लगी होती हैं। इवेपोरेटर ट्यूब आपकी इसमें होगी। चलिए, तो इस फिगर के एक एक पार्ट को हमें अच्छे से डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज यहाँ पर नोटिस करिएगा, देखिएगा, इस फिगर से ही देख लेते हैं
एक तो मैग्नेटिक क्लच क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक क्लच होता क्या है, ठीक है। एक तो ये हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, ठीक है। दूसरा जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर से भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। अच्छा, इस कंप्रेसर को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं कि यह कंप्रेसर आपका कौन सा है, ठीक है। कंप्रेसर बेसिकली हम दो तरह के रखते हैं। एक आपका होता है रोटरी कंप्रेसर, जिसमें, ठीक है, आपका जो रोटर होता है घूमता है, और एक आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बेसिकली वो होते हैं जो आपके पिस्टन और सिलेंडर का यूज करते हैं। तो यहां पर भी आप देख रहे होगे ना, ये सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया। तो अगर सिंपल आपसे पूछता है कि अगर गाड़ियों में कंप्रेसर के इस्तेमाल करने की हम बात करते हैं तो यह कौन सा कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है, तो इस फिगर को अगर आप दिमाग में रखोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे कि यहां पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है, एक पिस्टन होता है, ये अंदर की तरफ आपको जो दिख रहा है ये पिस्टन हो गया, और पिस्टन होता है, और ये क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो यहां पर भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जुड़ा हुआ है मैग्नेटिक क्लच से, और मैग्नेटिक क्लच का एक अच्छा खासा रोल यहां पर होता है। किस तरह से होता है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप याद रखिएगा कि कंप्रेसर यहां पर कौन सा है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। और कंप्रेसर जो जुड़ा हुआ होता है यह इंजन से जुड़ा हुआ होता है एक बेल्ट के द्वारा। कंप्रेसर जो जुड़ा हुआ होता है यह एक बेल्ट के द्वारा इंजन से जुड़ा हुआ होता है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? कंप्रेसर जो होता है यह एक बेल्ट के द्वारा इंजन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम का फिगर हो गया, और सबसे पहला कंप्रेसर है, ठीक है। तो द कंप्रेसर इज बेल्ट ड्रिवन फ्रॉम द इंजन क्रैंकशाफ्ट पुली, ठीक है। इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट होती है इस पर एक पुली होगी, और यह पुली सीधा कनेक्टेड होती है कंप्रेसर से, और यह बेल्ट के द्वारा, ठीक है। तो आप देखोगे ना, इस तरह से क्या होती है, नीचे की तरफ लगी होती है क्रैंकशाफ्ट, इस पर लगी होगी एक पुली, पुली के ऊपर बेल्ट होगी, और ये जुड़ी होती है कंप्रेसर से, ठीक है। तो द कंप्रेसर इज बेल्ट ड्रिवन फ्रॉम द इंजन क्रैंकशाफ्ट पुली। कंप्रेशन इंजन क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, पुली से बेल्ट संचालित होता है। चरखी से अच्छा वर्ड यहां पर रहेगा पुली, या घिरनी भी कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं। कंप्रेसर इंजन क्रैंकशाफ्ट पुली या घिरनी से बेल्ट संचालित होता है, ठीक है, बेल्ट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। मोस्ट कंप्रेसर यूज्ड आर पिस्टन टाइप कंप्रेसर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। पिस्टन टाइप कंप्रेसर यानी कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात हो रही है। पिस्टन टाइप कंप्रेसर, the compressor is belt driven from the engine crankshaft pulley. Most compressor used are piston type compressor. 2 HP compressor used in the most cars, ठीक है। एक से दो सिलेंडर हो सकते हैं, 2 हॉर्स पावर का कंप्रेसर होता है, और यह पिस्टन सिलेंडर डिवाइस की तरह होगा, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होगा। 2 HP का मतलब है 2 हॉर्स पावर कंप्रेसर। एक सिलेंडर भी हो सकता है, जैसे कि आप इस फिगर में देखोगे यहां पर जो सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है एक ही सिलेंडर है, लेकिन अगर कूलिंग कैपेसिटी हमें ज्यादा रखनी है तो 2 सिलेंडर का इस्तेमाल भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। द कंप्रेसर इज बेल्ट ड्रिवन फ्रॉम द इंजन क्रैंकशाफ्ट पुली। कंप्रेसर इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट होती है, ठीक है, इस पर पुली लगी होगी, इससे कनेक्टेड होगा। कंप्रेसर आपका जो होता है यह पिस्टन टाइप कंप्रेसर होगा, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, ठीक है। इसमें पिस्टन लगा होगा, इसमें सिलेंडर होगा, और कूलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए 1 या 2 सिलेंडर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी होती है 2 हॉर्स पावर के आसपास। कंप्रेसर का जो फंक्शन होता है, बाकी जो काम करता है, इससे पहले हमने जो देखा है सेम वही करेगा। इवापोरेटर से वेपर आती है, इन्हें कंप्रेस करता है, इनका प्रेशर और तापमान दोनों को बढ़ा देता है, फिर आगे जो प्रोसेस होती है सेम वही कहानी है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन जो होता है इससे पहले जो हम देख रहे थे सेम फंक्शन यहां पर भी कंप्रेसर का वही होगा, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
इंजन की क्रैंक शाफ्ट जो होगी उसके द्वारा एक बेल्ट से चलाया जाता है। और अगर हम बात करें कि ज्यादातर कौन सा रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल हम करते हैं, तो फ्रीऑन 12 का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इस्तेमाल किए जाने वाला रेफ्रिजरेंट जो होता है ये आपका फ्रीऑन 12 होता है। बोलो भाई, इतनी बात आपको दिमाग में बैठती है या नहीं बैठती है? ठीक है, याद क्या क्या रखना है, कंप्रेसर बेल्ट के द्वारा चला जाता है। ठीक है, इसे पावर मिलती है इंजन की क्रैंक शाफ्ट से ही। ठीक है, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा कि कैम शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट, याद रखिएगा क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, मैं आपको एक बार बनाकर दिखा देता हूं। या सीधा सी पर आते हैं, देखिएगा ये जो कनेक्टेड है ना ये, ठीक है, ये पिस्टन हो गया कनेक्टिंग रोड, और इसे जो पावर मिल रही होगी, ठीक है, बेल्ट लगी होगी और इंजन की क्रैंक शाफ्ट से। क्रैंक शाफ्ट कोई फिगर मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता जरूर कि क्रैंक शाफ्ट किस तरह की होती है, बाकी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, एक आपकी होती है कैम शाफ्ट और एक होती है क्रैंक शाफ्ट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो कभी कभी कैम शाफ्ट देगा। देखिए कैम शाफ्ट जो होती है वो किसी इंजन में वाल्व को खोलने के लिए और बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इस कैम शाफ्ट को भी जो एनर्जी मिलती है ये क्रैंक शाफ्ट से ही मिलती है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट पर मेन एनर्जी, मेन पावर हमें मिलती है। ठीक है, आगे हमें जो पावर देनी होती है वो क्रैंक शाफ्ट से ही देते हैं। तो यहां पर जो एसी का कंप्रेसर होगा इसे जो पावर मिलेगी ये भी क्रैंक शाफ्ट से ही मिलेगी। ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट इस वर्ड को दिमाग में रखना, कैम शाफ्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज्यादातर यहां पर जो गलती होती है वो कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट को लेकर ही होती है। तो इसे जो चलाया जा रहा है ये क्रैंक शाफ्ट से ही चलाया जा रहा है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर हम यूज कर रहे हैं, और रेफ्रिजरेंट जो आपका है ये फ्रीऑन 12 रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? चलिए, तो ये कहानी हो गई आपकी कंप्रेसर की। बाकी मैग्नेटिक क्लच क्या है वो हम कल डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर आपका जो कंप्लीट होगा ये भी कल हो जाएगा। आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन यहां से किस तरह के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, इतनी सिंपल थ्योरी है, बस आपको पता हो काम चल जाएगा। बाकी क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कार एसी को इनमें से किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है? ठीक है, कार एसी, कार एसी इज ड्रिवन बाय, कार एसी को इनमें से किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए कहता है ब्लोअर मोटर, ऑप्शन ए कहता है ब्लोअर मोटर, और बी कहता है बेल्ट। कार एसी को इनमें से किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है? ऑप्शन सी कहता है ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, और डी कहता है नन, इनमें से कोई नहीं। कार एसी को इनमें से किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है? बोलो भाई, कार एसी को इनमें से किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है? प्रचालित होना है, चलाना, ड्रिवन। कार एसी इज ड्रिवन बाय, ऑप्शन ए कहता है ब्लोअर मोटर के द्वारा, ऑप्शन बी कहता है बेल्ट के द्वारा, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों के द्वारा, और ऑप्शन डी कहता है नन, यानी कि इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि कार एसी का जो कंप्रेसर होगा ये जुड़ा होता है। ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया कंप्रेसर। ठीक है, और कंप्रेसर जो चलता है किससे चलेगा? जो क्रैंक शाफ्ट होती है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट पर पुली लगी होगी और ये जुड़ा होता है बेल्ट से। ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है? ये एक बेल्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो बी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ब्लोअर मोटर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, यह बेल्ट के द्वारा चलाया जाता है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है? तो कार एसी को जो हम चलाते हैं यह एक बेल्ट के द्वारा हम इसे चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्न में से किसका कार्य वायु को ठंडा एवं नमी रहित रखना है? ठीक है, ये काम कंडेंसर का है, कंप्रेसर का है, एक्यूमुलेटर का है और इवेपोरेटर का है। ठीक है, तो एयर को जो ठंडा करता है, द फंक्शन ऑफ विच the function of which is to cool and dehumidify air। dehumidify air, ऑप्शन ए कहता है ये काम कंडेंसर का होता है, ऑप्शन बी कहता है एक्यूमुलेटर का होता है, ऑप्शन बी कहता है ये काम कंप्रेसर का होता है और ऑप्शन डी कहता है ये काम इवेपोरेटर का होता है। ऑप्शन डी कहता है ये काम इवेपोरेटर का होता है। बोलो भाई किसका काम होता है? निम्न में से किसका कार्य वायु को ठंडा एवं नमी रहित रखना होता है? कंडेंसर, कंप्रेसर, एक्यूमुलेटर या इवेपोरेटर? द फंक्शन ऑफ विच इज टू कूल एंड डिह्यूमिडिफाई एयर। अरे बोलो महेश बाबू। इतने आसान क्वेश्चन है, आप खुद ही देखकर समझ जाओगे कि क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, तो सारा सिलेबस हमने एक बार कवर किया हो तो इतने से ही काम चल जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन जिसने बेसिक पढ़ लिया है, लगभग 25 से 30 घंटा में आपका बेसिक 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 कराता रहा, जिस बच्चे ने बेसिक एक बार पढ़ लिया उसे आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वेरी गुड। ठीक है, अब है हर्षित, हितेश, वेरी गुड। तो कंडेंसर, कंप्रेसर और एक्यूमुलेटर, ये आंसर हमारे क्या है? गलत है। हवा को ठंडा कौन करता है? भैया इवेपोरेटर से जब पास करती है हवा तभी तो ठंडी होती है, तो डी पार्ट यहां पर सही होगा। हवा जब इवेपोरेटर से पास करेगी तभी तो हवा ठंडी होगी। क्यों भाई, हवा कब ठंडी होगी? जब हवा इवेपोरेटर से पास करेगी तभी तो ठंडी होगी ना, तो यहां पर डी पार्ट होगा हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार एसी में किस प्रकार का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? अब ये क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो आप लोगों की पिटाई भी हो सकती है। इन कार एसी विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज्ड? इन कार एसी which type of compressor is used? ऑप्शन ए कहता है रोटरी कंप्रेसर, बी कहता है रेसिप्रोकेटिंग, सी कहता है स्क्रोल कंप्रेसर और डी कहता है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। कार एसी में किस प्रकार का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? रोटरी कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, स्क्रोल कंप्रेसर या ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई सा भी नहीं। ठीक है, कंप्रेसर इस्तेमाल करते ही नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कंप्रेसर करता क्या है। हम नहीं जानते हैं कि भाई कंप्रेसर प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, इसीलिए बिना कंप्रेसर के एसी का कोई वजूद ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है, तुम क्या बोलेंगे? डी, नन ऑफ द अबव। लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि हम एक पिस्टन और सिलेंडर टाइप का कंप्रेसर हम यूज करते हैं जो आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। एक पिस्टन और सिलेंडर टाइप का कंप्रेसर यानी कि इस तरह का कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है और यही आपका क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। यही होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर होगा बच्चे क्या होगा? ये हमारा होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्यों भाई?
क्यों भाई मुन्ना, इतनी बात आपको समझ में आती है? जल्दी से बताओ, इतनी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? क्यों पांडे जी, क्या विचार है? बिल्कुल भाई, आगे तो बढ़ना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा स्थानांतरण का कार्य करता है? ठीक है, इनमें से कौन हीट ट्रांसफर का काम करता है? रिसीवर करता है, कंडेंसर करता है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व करता है, या एक्यूमुलेटर करता है? इससे आसान और हलवा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो मुझे बताना। ठीक है, आपको बताना है कि किसका फंक्शन हीट ट्रांसफर का होता है। हीट ट्रांसफर किसका फंक्शन है? ठीक है, रिसीवर का है, कंडेंसर का है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का है, या एक्यूमुलेटर का है? किसका फंक्शन इनमें से हीट ट्रांसफर का होता है? तो बच्चा बच्चा जान गया है भारतवर्ष का कि हीट ट्रांसफर जो करता है रिसीवर नहीं करता है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व नहीं करता है, एक्यूमुलेटर नहीं करता है। अरे हीट बाहर तो कंडेंसर ही निकालेगा। तो कार एसी हो, विंडो एसी हो, पाकिस्तान का एसी हो, लंदन का एसी हो, कहीं का भी एसी हो, हीट ट्रांसफर तो भाई कंडेंसर ही कराएगा। हीट ट्रांसफर का जो काम होगा, कहीं का भी एसी ले आओ, ये तो आपका कंडेंसर ही करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मटेरियल को लेकर क्वेश्चन है कि कार एसी में जो इवेपोरेटर होता है यह कौन से मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो जनरली जो मटेरियल हम यूज करते हैं ये कॉपर या एल्यूमिनियम ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कार का एसी हो या किसी और चीज का एसी हो, ज्यादातर जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं ये आपके एल्यूमिनियम और कॉपर, ये दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार एसी का जो इवेपोरेटर होता है, कार एसी में जो इवेपोरेटर लगा होता है इसका मटेरियल कौन सा होता है? ठीक है, यह कौन सी मटेरियल का बना होता है? तो ऑप्शन ए कहता है कि यह कॉपर का बना होता है, बी कहता है कि यह एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है, सी कहता है यह स्टील का बना होता है, और डी कहता है ए एंड बी बोथ। यह ऑप्शन ए और बी दोनों का बना हुआ होता है। तो सीधा सीधा बच्चे अगर इसकी हम बात करें तो आंसर होगा कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, कार का एसी जो होता है इसके इवेपोरेटर की अगर मटेरियल की हम बात करते हैं तो ये आपका बना होता है कॉपर का या एल्यूमिनियम का। ये आपका कॉपर या एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। ये आपका कॉपर या एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इवापोरेटर द्वारा कार में नमी की मात्रा को कम किया जाता है। ठीक है, इवापोरेटर इज यूज्ड टू डिह्यूमिडिफाई द एयर इन द कार, एंड इवापोरेटर कार में कूलिंग उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। चलिए देखिएगा, ऑप्शन ए कहता है इवापोरेटर द्वारा कार में नमी की मात्रा को कम किया जाता है।
इवेपोरेटर इवेपोरेटर डीह्यूमिडिफाई एयर, इवेपोरेटर डीह्यूमिडिफाई एयर, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है इवेपोरेटर कूल्स द एयर, इवेपोरेटर नमी की मात्रा को कम करता है। और एक ऑप्शन कहता है कि इवेपोरेटर हवा को ठंडा करता है। तो हम दोनों आंसर जानते हैं, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इवेपोरेटर हवा को डिह्यूमिडिफाई भी करता है, इवेपोरेटर इसे ठंडा भी करता है। तो ये दोनों कथन सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाता है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो ये आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सही आंसर मेरे पास थे अंगद एंड श्याम। सिर्फ दो लोगों के आंसर सही थे, इसके अलावा सभी के क्या हैं? गलत है। क्यों भाई मुन्ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कार एसी में से किस प्रकार कूलिंग की जाती है? रेफ्रिजरेंट अंदर की गर्मी को अवशोषित करता है, कूलिंग कोयल उसे द्रव से वाष्पित कर देते हैं। चलिए बोलो। अब ये नाम सिर्फ कार एसी का है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जो होता आया है वही होगा और वही हो रहा है। ठीक है। इन कार एसी कूलिंग, यह कूलिंग किस तरह से होती है? ठीक है, वेरी गुड ब्रिजेश, श्याम, अंकित, वेरी गुड। चलिए आप लोगों के आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, ऑप्शन ए कहता है रेफ्रिजरेंट अंदर की गर्मी को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब्स द हीट ऑफ इनसाइड एयर। रेफ्रिजरेंट जो होगा अंदर की जो हवा होती है इसकी गर्मी को अवशोषित कर लेता है। कूलिंग कोयल उसे द्रव से वाष्प में परिवर्तित करती है। तो बच्चे यही होता है, ठीक है। जब यह रेफ्रिजरेंट कूलिंग कोयल से पास करता है, ठीक है, तो ये आपका लिक्विड होगा और जब बाहर निकलता है तो ये आपका वेपर में बदल जाता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। इससे पहले वायु इवेपोरेटर के कोयल से गुजरती है, ठीक है। कोयल आपकी होगी और इस कोयल में क्या होगा? ये आपकी कोयल हो गई। इस कोयल में अंदर की तरफ अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या बह रहा होगा? इसमें अंदर की तरफ होगा रेफ्रिजरेंट, ठीक है। इसमें अंदर की तरफ ये रेफ्रिजरेंट होगा, ये रेफ्रिजरेंट जा रहा है, ये जा रहा है रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेंट जा रहा है, रेफ्रिजरेंट बाहर आ गया, ठीक है। एंटर करता है तो ये आपका लिक्विड होता है, ये आपका द्रव होता है, और जब बाहर निकलता है तो ये आपका वेपर यानी कि वाष्प होता है, ठीक है। और इस कूलिंग कोयल से क्या गुजरती है? हवा गुजरती है, ठीक है। बाहर से जो आती है ये हवा आती है और हवा अपनी गर्मी रेफ्रिजरेंट को दे देती है। और यहाँ पर हमें क्या, ये अगर हवा यहाँ पर गर्म है तो इधर हमें कैसी हवा मिलती है? इधर हमें ठंडी हवा मिलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन क्या हैं? बिल्कुल सही है भाई। सिंपल वही है, मैं आपसे फिर कहता हूं, बेसिक वही है, बेसिक नहीं बदलता है। जो बेसिक प्रोसेस हमारी पहले हो रही थी सेम बेसिक प्रोसेस हमारी यहां पर भी होनी है, ठीक है। उसमें 0% का भी डिफरेंस नहीं आना है। इस बात को दिमाग में अपने अच्छे से ढाल लो, बैठा लो, समझ लो, पेपर पर लिख कर रख लो, जो करना है करो, लेकिन याद रखोगे क्या हो रहा है।
बेसिक प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगी, वही होगा जो इससे पहले होता आ रहा है। क्यों भाई पिंटू, इतनी बात समझ में आती है तुम्हें? चलिए आती है तो बड़ी खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कार एयर कंडीशनिंग में उच्च आर्द्रता स्थिति में इवेपोरेटर का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है? बोलो बच्चों, क्या होगा यहां पर? ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, बोलो जल्दी। वेरी गुड। तो बच्चे सेम वही फंक्शन है। ठीक है, क्या है? एक तो तापमान को कम करना होता है, टेम्परेचर को कम करता है यानी कि तापमान को कम करता है, और ह्यूमिडिटी को भी क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, ये काम होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर बिल्कुल ही आपको सही आंसर मानना है, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि इसमें दोनों चीजें हैं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन में भी तापमान को कम करने की बात करता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। इसी वजह से एग्जामिनर ने सी ऑप्शन को सही माना है। ठीक है, क्योंकि ए और बी क्या है? दोनों ही सही हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल ही सही मानूंगा तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहां पर क्या कर दिया गया है? जो ह्यूमिडिटी है ये ज्यादा है, आर्द्रता क्या है? उच्च है। ठीक है, आर्द्रता इसमें जो है ये आपकी उच्च है, हाई है। अगर मैं एक ऑप्शन के साथ जाता तो मैं सिर्फ बी कहता, लेकिन एग्जामिनर ने सी ऑप्शन माना है, क्योंकि तापमान भी कम होता है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर भी कम होता है। तो इवेपोरेटर हवा के तापमान को भी कम करता है, ह्यूमिडिटी को भी कम करता है। तो इसी वजह से एग्जामिनर ने यहाँ पर सी ऑप्शन को सही माना है। ठीक है, चलिए। तो आपके दो क्वेश्चन बचते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। कार एयर कंडीशनर की आवश्यक क्षमता होती है। द कैपेसिटी ऑफ द कार एयर कंडीशनर इज। द कैपेसिटी ऑफ द, यहां लिख देता हूं क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ द कार एयर कंडीशनर इज। द कैपेसिटी ऑफ द कार एयर कंडीशनर इज। ठीक है, घर में तुलनीय क्षेत्र के लिए आवश्यक क्षमता से बहुत अधिक। ठीक है, तो घर में जो हम एसी यूज करते हैं, आपके घरों में जो एसी लगे होते हैं, होम एसी जो होते हैं, इससे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, घर में तुलनीय क्षेत्र के लिए आवश्यक क्षमता से बहुत कम। आपके होम एसी जो होते हैं, इससे कम इनकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, और सी कहता है इसके बराबर होती है, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कार में एसी हम यूज करते हैं, अगर इनके कूलिंग कैपेसिटी की हम बात करें, और अपने घर में जो एसी हम लगाते हैं, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन आप बता सकते हो? बोलो भाई, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चे कि अगर हम बात करते हैं कार एयर कंडीशनर की, तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है घरों में लगने वाले एसी से, यह बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई। ठीक है, यह बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वेरी हाई। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाना बिल्कुल पसंद करेंगे। कार एयर कंडीशनिंग जो होती है, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है, ये आपके घर में जो एसी लगते हैं इनसे कहीं ज्यादा होती है। ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कार एयर कंडीशनर की आवश्यक क्षमता घर में तुलनीय क्षेत्र के लिए आवश्यक क्षमता से बहुत अधिक है।
और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। कार एयर कंडीशनर जो होता है इसका काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द कार एयर कंडीशनर इज। टेम्परेचर एंड प्रेशर को कम करना, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को कम करना, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर को कम करना, और ये कहता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर तीनों को कम करना। बोलो अभी ललित बाबू क्या होगा? ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज इतना ही रखेंगे और फिर बात करेंगे हम इसके बाद में। बोलो भाई क्या आंसर होगा? ठीक है, वेरी गुड। ललित, अंगद, ब्रजेश, श्याम, चलिए बहुत अच्छा। सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। तापमान और आर्द्रता, ठीक है, बी पार्ट यहाँ पर सभी को सही है। चलिए और बताइएगा यहाँ तक कहीं कोई डाउट है? देख लो एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल आप देख ही चुके हो। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, बस एक बार बेसिक हमें पता हो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो आज के लिए इतने ही रखते हैं और कल इस टॉपिक का पूरा एकदम समापन कर देंगे। इसके क्वेश्चन जो हैं और जो बाकी की थ्योरी है वो सारी हम लोग कवर कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। पहले मैं आपको कराऊंगा कंप्रेसर, फिर एक्सपेंशन, जो भी आपका बचा हुआ है वो सारी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा सिलेबस नहीं है आपका, लगभग जो मुझे लग रहा है अप्रैल में ही 80% और आपका जो बचा हुआ है 90% का हो, और आपका मई में सिलेबस पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी जो कुछ है नेक्स्ट क्लास में आप बता सकते हो। ठीक है बच्चे, फिर